हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम फिजिक्स में आज डिस्कस करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ क्लास 12th, राइट। सो बच्चे जो 11th क्लास पास करके 12th में आए हैं और जो बच्चे 12th में हैं ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए 12th में जो ऑलरेडी हैं उनकी स्टडी हो जाएगी, उनका रिविज़न हो जाएगा। और जो बच्चे 12th में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं आफ्टर पासिंग द 11th एग्जाम्स, उनके लिए स्टार्ट हो रहा है 12th का कोर्स आज से, राइट। सो जैसा भी 11th आपको हुआ अच्छा है, जैसा भी आपने साल निकाला। अब 11th का पोर्शन, 12th फिजिक्स की हम बात करें अगर, तो 11th के पोर्शन का 10% पार्ट ही 12th फिजिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। कई बच्चे हम कहते हैं कि सर 11th हमारा बेसिक बेकार हो गया, बेसिक बिगड़ गया, अब 12th में हमें और दिक्कत आएगी, तो ऐसा फिजिक्स में बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स में जो चैप्टर आपको पढ़ना है बेसिक, वो है वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, और कुछ आइडिया आपको होना चाहिए स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कुछ चैप्टर 11th के नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको ऐसा नहीं है 12th में आपको चैप्टर्स में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी है तो बहुत अच्छा, और नहीं पढ़ी है तो भी कुछ चैप्टर्स अगर आपने पढ़ रखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो चैप्टर्स ही पढ़ रखे हैं तो 12th फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर। सो फिर भी अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छा है, देखो किया हुआ होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि 11th हमने पूरा पढ़ा है। कहीं ना कहीं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट काम आता है, बट ऐसा नहीं कि 11th नहीं पढ़ा तो 12th हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप दिमाग से बात निकाल देना, ठीक है। तो 12th में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो सबसे पहले चैप्टर का नाम, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो यूनिट नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्टार्ट हो रही है ब्रांच फिजिक्स की, वो क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज विच इज इन रेस्ट। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हमें रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। तो ये क्या होता है, चार्ज क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज, वो आप डिटेल में इस यूनिट के अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बता दूं, इलेक्ट्रो वर्ड जो लिया गया है, इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है ये इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, राइट। सो हम इस ब्रांच में केवल और केवल चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी स्टडी हम करने वाले हैं इस पूरी यूनिट में, ठीक है। तो फिजिक्स के अलग अलग ब्रांचेस थी। 11th में आप पढ़ के आए थे मैकेनिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ और सबसे बड़ी ब्रांच। फिर आपने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये दो ब्रांचेस आप पढ़ के आए 11th में। 12th में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर पढ़ोगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स, फिर पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, फिर पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 12th में ज़्यादा ब्रांचेस हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ये सब हैं। तो 12th में ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हैं, बट कुछ ब्रांचेस तो बहुत छोटी हैं, उनको आप इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि 12th की फिजिक्स एज़ कम्पेयर टू 11th थोड़ी ईजी होती है। ऐसा नहीं कि 11th से बहुत ज़्यादा ईजी नहीं, थोड़ी ईजी है 12th की फिजिक्स एज़ कम्पेयर टू 11th, ठीक है। तो वैसे आपको पता है फिजिक्स अपने आप में सब्जेक्ट हार्ड है, टफ है, फिर भी थोड़ा सा ईजी है 12th पोर्शन एज़ कम्पेयर टू 11th। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट नेम तो आपको पता लग गया क्या है यूनिट नेम। यूनिट नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो रेस्ट पे होगा, और ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारा चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपके दिमाग में, इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला जो चार्ज के बारे में आपने सुना है या देखा है वो है लाइटनिंग, ठीक है। तो लाइटनिंग जब होती है, आपको पता है जब लाइटनिंग होती है तो क्लाउड से चार्ज सीधा अर्थ को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये चार्ज का पहला एग्जाम्पल जो दिमाग में क्लिक करता है। तो ये क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है टुवर्ड्स अर्थ सरफेस पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बिजली गिरना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये चार्ज है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने भी चार्ज को फील किया है,
उसको आप शॉक या करंट की फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक है। एक हम कहते हैं करंट लगा, शॉक लगा, वो भी आपने फील किया है चार्ज के बारे में, वो आप देख सकते हैं। देखो आप इस तरह से किसी बॉडी को टच करने से दूसरी बॉडी पर बॉडी टू बॉडी भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आपने की हुई हो। अगर आप प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हुए हों, ठीक है, और आपकी प्लास्टिक की चेयर पर बैठे हुए अर्थिंग बिल्कुल ना हो, अपने पाँव आप ऊपर ले लीजिए तो, और चेयर पर अगर आप चेयर के पीछे से अगर टावल से हिट करते हैं, किसी टावल से या किसी वुड किसी क्लोथ से अपन हिट करते हैं, तो हैवी क्लोथ से हिट करते हो तो आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है, ठीक है। फिर आप चेयर से खड़े होने के बाद किसी को टच करोगे तो आपको एक सडन हल्का सा शॉक लगेगा, जो आपको दिख रहा है, ये भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है बॉडी टू बॉडी, ये सब ने फील किया होगा, ठीक है। तो और ये तो लाइट चार्ज है, बहुत सडन हल्का सा चार्ज शॉक होता है, ठीक है। इसके अलावा चार्ज अगर स्ट्रांगली हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल का चार्ज, वो है आपके घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी। तो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है या इलेक्ट्रिक करंट का वायर होता है, उसमें अगर आप टच करोगे तब जो करंट आपको लगेगा, तब जो चार्ज आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, वो है इलेक्ट्रिक करंट वाला चार्ज, जो आपने कभी ना कभी फील किया होगा या नहीं किया हो भगवान करे, बट कभी ना कभी आपने कभी शॉक लिया हो। ये लाइट शॉक तो आपने लिया होगा, अगर ये लाइट लगता है तो हैवी शॉक भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कई लोगों को मिलता है, कई लोग ले चुके होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा करंट बारिश में कहीं भी आ जाता है, तो वो भी क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपने देखा है। अब चार्ज के बारे में अगर और मैं बात करूं अगर, तो एक सिंपल सी एक्टिविटी लेते हैं हम कि आप प्लास्टिक का कॉम्ब लें, कॉम्ब को आप हेयर में आप उसको रब करें। तो जब आप प्लास्टिक के कॉम्ब को रब करते हैं हेयर के साथ, तो क्या होता है, ठीक है, आप बता सकते हैं इसमें क्या होगा, आप क्या कॉम्ब चार्ज होगा या हेयर चार्ज होंगे, क्या चार्ज होगा। तो आपको पता है जब भी प्लास्टिक का कॉम्ब हेयर से पास कराते हैं हम, ठीक है, तो ये पिक्चर देखो, प्लास्टिक का कॉम्ब जब हेयर से रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हेयर से कॉम्ब में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पे देखो आप, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए कॉम्ब पर, तो कॉम्ब हो गया चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फिर इस कॉम्ब को आप इसकी जगह स्केल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्ब या प्लास्टिक का स्केल, कोई भी प्लास्टिक का कोई भी थिंग जो प्लास्टिक की होती है, उसको अगर हेयर से रब करेंगे, रबिंग करने से क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। अब वो प्लास्टिक का कॉम्ब या प्लास्टिक की स्केल, अब आप देखो ध्यान से, छोटे छोटे पेपर के पीसेस हैं या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, ये इजीली इस कॉम्ब से स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। जो अगर आप कॉम्ब की जगह प्लास्टिक का स्केल लेते हैं और छोटे छोटे थिक पेपर्स, छोटे छोटे पेपर्स आप लेते हो, तो कॉम्ब से वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल थिक पेपर्स या डस्ट पार्टिकल तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब पर आ गया या स्केल पर आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो जैसे ही आप स्केल को या कॉम्ब को इनके ऊपर रखोगे, ये इन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये आपको शो कर रहा है चार्ज का, चार्ज की आइडेंटिटी, चार्ज का सिग्निफिकेंस आपको पता लग रहा है इससे कि ये चार्ज बॉडीज़ हैं जो अट्रैक्ट या रिपेल होती हैं, ठीक है। तो चार्ज का एग्जाम्पल आपको समझ में आया। लाइटिंग में चार्ज आपको मिलता है, राइट। आपकी बॉडी में सडन शॉक लगता है, सडन शॉक आपने फील किया है, वो भी चार्ज का एग्जाम्पल है। और जो कुछ प्लास्टिक बॉडीज़ हैं जिनको हेयर से रबिंग करने से बॉडीज़ चार्ज हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको हल्का सा आइडिया लगा चार्ज का। प्लास्टिक की बॉडी के अलावा एक बॉडी और हम बता सकते हैं, एक चीज़ प्लास्टिक की और बता सकते हैं, वो है बलून, ठीक है। तो ये बलून है, ये बलून है जो हेयर के साथ स्टिक होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो बलून को भी अगर हेयर से हम रब करेंगे तो बलून भी कैसा होता है, चार्ज हो जाता है, और ये हेयर्स के साथ स्टिकी स्टिकी दिखाएगा, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन शो हो रहा है। तो होप आपको चार्ज का आइडिया लग गया होगा। अब हम बात करें आगे चार्ज की डेफिनेशन। ये तो चार्ज का इंट्रोडक्शन था, आइडिया आपको लग गया। अब हम बात करें चार्ज की डेफिनेशन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ की। सो डेफिनेशन में सबसे पहले चार्ज की देखो, चार्ज इज द प्रॉपर्टी। एक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, राइट, एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगर कोई चार्ज की डेफिनेशन आपको पूछे तो आप बता सकते हो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो बॉडी का जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हमने पढ़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज आएगा कैसे, चार्ज आता क्यों है, चार्ज कैसे किसी बॉडी पर आता है। तो
तो हमने एग्जाम्पल पढ़ चुका था, इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं। तो वैसे आप देखो सेकेंड पॉइंट इसका, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी इज द कॉजेज ऑफ नेट चार्ज ऑन द बॉडी। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज। डेफिनेशन के बाद आप कह सकते हो व्हाट इज कॉज ऑफ चार्ज। तो चार्ज का कॉज अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे चार्ज का कॉज क्या है, वो है एक्सेस और डेफिशिएंसी। ठीक है, किसी भी बॉडी पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी बॉडी चार्ज है, और किसी भी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है तो भी बॉडी चार्ज होती है। और अगर ये न्यूट्रल है, मतलब ना तो एक्सेस है ना डेफिशिएंसी है, तो आप देखो एग्जांपल, सपोज करें ये बॉडी है कोई भी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है। अब बताओ बॉडी चार्ज है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो ना तो एक्सेस हुए ना डेफिशिएंसी हुई, तो बॉडी का चार्ज क्या लिखेंगे, तो बॉडी पर चार्ज होगा 0। ठीक है, आप इसको न्यूट्रल बॉडी भी कह सकते हो, इट इज न्यूट्रल बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल है। ठीक है, अब चार्ज आता है एक्सेस और डेफिशिएंसी। अब एक्सेस की बात करें, सपोज करें बॉडी पे चार्ज आया, और चार्ज की बात करें तो बॉडी पे चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पर एक्स्ट्रा हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी पर एक्स्ट्रा हो गए तो N इज ग्रेटर देन Np, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो बॉडी चार्ज हुई नहीं में, बताओ। अब बॉडी चार्ज हो गई यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक्सिस में। तो कैसी चार्ज होगी, कैसी चार्ज होगी बॉडी, ये होगी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो कैसा चार्ज मिलेगा बॉडी को, नेगेटिव। ठीक है, इसका उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, मान लो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से, तो बॉडी पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। डेफिशिएंसी से आएगा चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, तो चार्ज आपका दो टाइप का हो गया, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज आता किस वजह से है और चार्ज कितने तरह का होता है, ये आपको समझ में आया। कि टाइप ऑफ चार्ज की हम बात करें तो चार्ज दो टाइप का होगा, फर्स्ट आएगा पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के टाइप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और ये भी आपको पता है नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज में भी क्या होगा, रिपल्शन। कोई चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रल, नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन। और अगर प्लस माइनस चार्ज हुआ तो बॉडीज क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक पॉइंट कि लाइक चार्जेस बताओ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जो लाइक चार्जेस हैं माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये एक चार्ज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा कि चार्ज दो टाइप का होता है, और चार्ज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद हम आगे बात करें तो चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। अब बताएं चार्ज के बारे में हम बात करें तो चार्ज के बारे में और क्या बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात कि चार्ज की यूनिट क्या है। यूनिट सबको पता होनी चाहिए, चार्ज की यूनिट क्या है। फिर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, यूनिट्स क्या क्या हैं, ये बेसिक बातें हर फिजिकल क्वांटिटी की आपको पता होनी चाहिए। तो आज शुरू करें से चार्ज, अपने पहली फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हर चैप्टर में, हर किसी चैप्टर में जब आप एंटर करते हो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है। उस फिजिकल क्वांटिटी की डिटेल्स में आपको ये जरूर पढ़ना होता है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या क्या हो सकती है और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें चार्ज की यूनिट की। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज।
क्या लगता है यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज की यूनिट क्या होनी चाहिए? चार्ज की यूनिट क्या होनी चाहिए? और हमें डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना है। तो हम बात करते हैं, देखो करंट से, इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है आई इक्वल्स टू, उसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q बाई टी। ठीक है, तो Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा? Q इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू टी। अगर मैं Q के फॉर्मूले की बात करूं तो एक फॉर्मूला ये Q का हो सकता है, I इंटू टी। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी यूनिट लिखूं मैं I इंटू टी से, तो हम बोलेंगे I की यूनिट तो होती है एम्पियर और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो यूनिट ऑफ द चार्ज क्या हुई? एम्पियर सेकेंड। बट एम्पियर हमें जनरली पता है हमें करंट की यूनिट होती थी, चार्ज की कोई ऐसी स्पेसिफिक यूनिट होनी चाहिए। तो चार्ज की स्पेसिफिक यूनिट होती है कूलम। कूलम इसकी यूनिट है, शॉर्ट में लिख सकते हैं C। ठीक है, कूलम को शॉर्ट में C लिख सकते हैं। तो ये एम्पियर सेकेंड कूलम है। ये कौन से सिस्टम में है? एमकेएस में है, या कह सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में है, SI सिस्टम में है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सिस्टम में तो है एम्पियर सेकेंड, राइट। अब CGS में बात करें तो कूलम की जगह आता है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम होता है CGS में। इन CGS जैसा आपको पता है किलोग्राम ग्राम होता है, मीटर सेंटीमीटर होता है, किलोग्राम ग्राम होता है। किलोग्राम किस में? एमकेएस में, और ग्राम किस में? CGS में। मीटर किस में? एमकेएस में। सेंटीमीटर किस में? CGS में। ठीक है, तो ये हो गया कूलम एमकेएस में और स्टैट कूलम होगा CGS में। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। एमकेएस से CGS में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो एमकेएस से CGS में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर CGS में वैल्यू दे रखी हो तो कन्वर्ट करना ही हो तो 1 कूलम इक्वल्स टू क्या होगा? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, याद रखेंगे सब बच्चे 1 कूलम। ये उसी तरह से याद रखना है, जैसे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है, वैसे ही 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, राइट। इसके अलावा और हम बात करें तो इसकी यूनिट और थर्ड यूनिट होती है इसकी फैराडे। तो 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। इनको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स कहते हैं कि सपोज किसी बॉडी पर 96,500 कूलम चार्ज है तो उस बॉडी पर चार्ज हम कह सकते हैं 1 फैराडे। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट हम आते हैं, इसमें लिखते हैं 1 एब्सोल्यूट चार्ज। ये भी प्रैक्टिकल यूनिट है, एब्सोल्यूट चार्ज। तो एब्सोल्यूट चार्ज 1 एब्सोल्यूट चार्ज मतलब 10 कूलम। ठीक है, तो 10 कूलम को 1 एब्सोल्यूट चार्ज बोला गया है। ठीक है, तो चार्ज की हम बात करें तो चार्ज की यूनिट्स बहुत सारी हैं, राइट, बट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपको पता है वो क्या है? कूलम। मोस्टली यूज होने वाली यूनिट कौन सी है? कूलम। ठीक है, फिर इसमें छोटी यूनिट्स में चलें तो माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम ये भी यूज करते हैं। ठीक है, तो 10⁻³ होगा तो मिली, 10⁻6 हुआ तो माइक्रो, 10⁻9 हुआ तो नैनो, 10⁻12 हुआ तो पीको। ये -3, -6, -9, -12 के फॉर्म में चलता है। तो स्मॉल चार्जेस होंगे तो जनरली आपको इसमें मिली कूलम या माइक्रो कूलम भी यूज़ करने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करें, यूनिट हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, तो क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आई का, एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, टाइम का भी हमें पता है। तो क्या करना है? करंट के और टाइम के एम्पियर फॉर्मूले मतलब डायमेंशन फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करके हम चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखें, यूनिट हमने लिख लिया, डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0, मास तो है नहीं, लेंथ है नहीं, t जरूर है, टाइम t1 और a1। a आएगा करंट के लिए, t आया टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया, यूनिट हमने पढ़ ली। अब बताएं चार्ज कैसी क्वांटिटी है? बताना है आपको कि चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है, क्या इसमें डायरेक्शन है, क्या ये डायरेक्शन शो कर रहा है? ठीक है,
तो क्या ये डायरेक्शन शो कर रहा है? मैंने पूछा आपसे, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्या इसमें डायरेक्शन है? नहीं। तो फिर ये कैसी क्वांटिटी हुई? तो फिर ये क्वांटिटी हो गई स्केलर, क्योंकि ये चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करता है, डायरेक्शन शो नहीं करेगा। सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज के टाइप्स, चार्ज की यूनिट, 4 यूनिट लिखी मैंने, डायमेंशन फॉर्मूला, किस टाइप की क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट चलें, तो चार्ज के बारे में डेफिनेशन, चार्ज की यूनिट और उसकी बेसिक जानकारी लेने के बाद हम चलते हैं आगे चार्ज की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं चार्ज की? सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको दिख रही है चार्ज की, क्या है? वो है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। फर्स्ट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आपको जो शॉक लग रहा है वो क्या है? चार्ज का ट्रांसफरेबल, चार्ज की ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हो, उसको आप अच्छी तरह से फील कर सकते हो। तो चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आ जाओ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, क्या चार्ज मास के साथ कुछ रिलेशन है चार्ज का? इसमें लिखा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। तो चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड है, इसकी हम बात करें। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, तो अगर चार्ज मास से एसोसिएटेड है, कैसे एसोसिएट होगा वो हम देखते हैं। ये भी ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Np, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne, और सपोज करें इसका मास है m। ठीक है, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो चार्ज तो क्या होगा? 0 होगा। अभी बॉडी चार्ज नहीं हुई है, चार्ज क्या है? 0 है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ना तो एक्सिस में है ना डेफिशिएंसी में है। ठीक है, तो फिर ये चार्ज तो बिल्कुल 0 है, मास क्या होगा? m। अब इस बॉडी को चार्ज किया जाए, ठीक है, तो इस बॉडी को चार्ज करेंगे तो आपको पता है चार्ज, मान लो माइनस चार्ज कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया, इसका मतलब इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। इस बॉडी ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए, तो ये बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, राइट। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो आप बताएं मुझे अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स आए, सपोज करें मैंने बनाए 3 और 3 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, 8 आए, 18 आए, 80 आए, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके जरूर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप बताएं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। इलेक्ट्रॉन का मास वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। वैसे कई जगह गिवन होता है, फिर भी आप इसको याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। हालांकि मास आपको दिख रहा है बहुत कम है, -31 kg है। तो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, इससे हल्का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे हल्का। सबसे हल्का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है। सो द लाइटेस्ट पार्टिकल इन द नेचर इज इलेक्ट्रॉन। मास क्या होगा? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अब हालांकि कम है, बट अगर आप देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन्स आए या 80 इलेक्ट्रॉन्स आए, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए वो अपना मास लेके आएंगे, तो उसके मास में थोड़ा सा स्लाइटली मास इसका इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के आने से मास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम बात करें मास इंक्रीज हो गया अगर नेगेटिव चार्ज है तो, और अगर पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी है तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी के लिए मास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी के लिए मास क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए तो इलेक्ट्रॉन गए तो अपना मास भी साथ लेके जाएंगे, तो अपना मास थोड़ी छोड़ के जाएंगे, मास साथ में है। पार्टिकल निकला बॉडी से, इलेक्ट्रॉन निकला, मास गया,
ठीक है, तो मास गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास इसका स्लाइटली कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम फर्क पड़ता है मास का, बट हम कह सकते हैं चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब चार्ज इज कंजर्व मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो चार्ज इज कंजर्व हम बात करें तो चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज कंजर्व ऑन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड का मतलब वो किसी अदर एक्सटर्नल किसी लिंक से या एक्सटर्नल किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेट है बिल्कुल। तो अगर कोई भी बॉडी आइसोलेट है तो उसका जो टोटल चार्ज रहेगा वो कंजर्वेशन में रहेगा या कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, देखो इस तरह से इसका एग्जांपल हम समझे अगर, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल देखो, सपोज करें ये बॉडी है, स्क्वायर की जगह थोड़ा सा बॉडी इस तरह के शेप की ले लेते हैं, ये बॉडी है। ठीक है, ये आइसोलेटेड है, अलग है बिल्कुल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, पहला चार्ज है +2e, दूसरा चार्ज हो गया +5e और तीसरा चार्ज हो गया +3e। तो +2e +5e +3e। ठीक है, यहाँ 3 अलग अलग स्लॉट्स बना रखे हैं हम कह सकते हैं। तो टोटल चार्ज कितना है, +2e +5e +3, टोटल चार्ज क्या हुआ +10e। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होगा +10e। अब ये आइसोलेट है, इसमें से चार्ज कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, बट सपोज करें चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इधर उधर शिफ्ट हो गया, अंदर ही अंदर। आइसोलेट सिस्टम मतलब इसी सिस्टम में या इसी बॉडी में चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये बॉडी वापस मैं इस तरह की बना लेता हूँ, इरेगुलर शेप की। अब +2e जो चार्ज था, +2e वो चार्ज बढ़कर हो गया +7e, और +5e जो चार्ज था ये घटकर हो गया +e, और +3 जो चार्ज था ये भी घट के हो गया 2e। ठीक है, तो इसने अपना +4e चार्ज ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसने अपना कुछ चार्ज ऊपर शिफ्ट कर दिया, बट टोटल चार्ज जो देखोगे बॉडी का वो क्या होगा, टोटल चार्ज जो क्या होगा +10e। टोटल चार्ज जो क्या होगा वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और भी देखोगे आप, जितनी भी केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, आगे आप पढ़ोगे धीरे धीरे, न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस आती हैं और केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शन देखते ही हो। जितनी भी रिएक्शन होती, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे केमिकल हो, ये सभी रिएक्शंस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती हैं। सभी रिएक्शंस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद। रिएक्शन के बाद देखोगे कितना चार्ज है, तो जितना चार्ज मिलेगा रिएक्शन के बाद उतना ही होगा जितना रिएक्शन के पहले था, क्योंकि चार्ज का लॉस नहीं होता है, चार्ज क्रिएट भी नहीं होगा, चार्ज ऐड भी नहीं होगा, चार्ज लॉस भी नहीं होगा, तो टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी चार्ज की प्रॉपर्टी। फर्स्ट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, पता है। सेकंड, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, कि चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें हम कह सकते हैं इन ऑल केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा चार्ज इज कंजर्वेशन के लिए। अब देखो आगे, एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर और जोड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी वो क्या है, एक प्रॉपर्टी हम और जोड़ लेते हैं यहाँ पर। चार्ज की हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, और प्रॉपर्टी हम जोड़ लेते हैं चार्ज की, वो क्या है देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व्ड। और फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा, चार्ज इज एडिटिव। ठीक है, कि किसी बॉडी पर चार्ज को सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। किसी बॉडी का टोटल चार्ज निकालना हो तो जितने भी चार्जेस हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज एडिटिव। ये हमने किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल चार्ज क्या किया, जोड़ दिया, तो चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, 4 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। चले आगे, नेक्स्ट देखो, अगली प्रॉपर्टी देखो चार्ज की,
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी में आपको मिलेगा 12th की फिजिक्स का पहला फॉर्मूला, फिजिक्स का 12th का फर्स्ट फॉर्मूला, जिस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या है, देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दिस प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। क्वांटाइज मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो, जितने भी फ्री चार्जेस हैं, कोई भी चार्ज होगा, सपोज करें क्यू चार्ज है, आर इंटीजर मल्टीपल ले लिया एन, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अगेन ये चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो यहां लिख दिया एन ई। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस तो आपको पता है चार्ज दो टाइप का होता है, और E क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E, ये E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो मिनिमम चार्ज क्या होगा, मिनिमम चार्ज होगा E, राइट। अब किसी बॉडी पर चार्ज क्या होगा, उस मिनिमम चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। एन क्या है, यहां पर एक इंटीजर है, ध्यान रखना, एन क्या है, इंटीजर है, n इज एन इंटीजर। और हम कह सकते हैं इंटीजर के अलावा हम इसको कह सकते हैं कि एक इंटीजर है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी शो करता है, इंटीजर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने को बोलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है n इंटीजर, राइट। और E क्या है, E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, आपको पता है n इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है। ठीक है, ये क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अगर ये E की वैल्यू है तो किसी भी बॉडी पर चार्ज क्या होगा, इस चार्ज का इस वैल्यू का इंटीजर मल्टीपल। अब इंटीजर का मतलब आप समझते हो कि ऐसी वैल्यू जो फ्रैक्शन में नहीं होती है, पॉइंट्स में नहीं हो सकती है, उसको कहते हैं इंटीजर। ठीक है, तो n क्या, n सपोज करें 1 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। सपोज करें n की वैल्यू 2 है तो 2 ही चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। 2.5 पॉसिबल नहीं है, 2.75 पॉसिबल नहीं है, 2.85 या 3.25 या 3.1 कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चार्ज क्या पॉसिबल होगा, इंटीजर मल्टीपल में होगा। चार्ज हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कि Q क्या होगा, प्लस माइनस तो आपको पता, चलो प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। n मतलब यहाँ पर इंटीजर है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, n इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम कह सकते हैं मिनिमम चार्ज भी कह सकते हैं। E क्या है, मिनिमम चार्ज है, E इज मिनिमम चार्ज। ठीक है, और मिनिमम चार्ज को क्वांटा भी कहते हैं, मिनिमम चार्ज इज कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज इज क्वांटाइज। ऐसी कई क्वांटिटीज होती हैं जो क्वांटाइज होती हैं। ठीक है, क्वांटाइज होने का मतलब उसकी जो वैल्यू है वो एक मिनिमम वैल्यू का इंटीजर में होती है, मिनिमम वैल्यू का इंटीजर में चलती है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, पॉइंट्स में नहीं कर सकते, हाफ नहीं कर सकते, 1/3 नहीं कर सकते, 2/3 नहीं कर सकते। ऐसे क्वांटिटीज जिनको हम तोड़ नहीं सकते उसको हम कहते हैं क्वांटाइज क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटाइज क्वांटिटी होती है, कई सारी क्वांटाइज क्वांटिटी हैं, कई सारी क्वांटिटीज क्वांटाइज हैं जो मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम अमाउंट का इंटीजर में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती। क्लियर, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमें बैक ऑफ द माइंड नॉलेज के लिए ध्यान होना चाहिए कि क्या हमने यहाँ तो कह तो दिया कि मिनिमम चार्ज क्या होगा, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, बट नोट में हम एक पार्टिकल और लिख रहे हैं, उनको कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स में क्वार्क्स पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये भी आपको क्वार्क्स की बात करें तो इन पे चार्ज होता है, ये होता है +-E/3 या +-2E/3। ठीक है, +E/3 और +-2E/3 ये भी चार्ज होता है क्वार्क्स पर। ठीक है, तो E/3 होता है और +2E/3 ये चार्जेस हैं, क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, इन पे चार्ज आप देख रहे हो क्या है, E/3। मतलब अब आप कहोगे कि सर E का 1/3 हो गया, तो E का 1/3 हो गया मतलब E का फ्रैक्शन हो गया। ठीक है,
तो ई का फ्रैक्शन हुआ, बट ये कौन से पार्टिकल्स के लिए है? क्वार्क्स के लिए। बट एक्चुअली आपको पता है क्वार्क्स पार्टिकल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पार्टिकल ऐसे जो एग्जिस्ट नहीं करते तो उनको हम बेस नहीं बना सकते, इसलिए क्वांटाइजेशन ही पॉसिबल है, क्वांटाइजेशन ही अप्लाई होगा। जिस दिन क्वार्क्स पार्टिकल की एग्जिस्टेंस आ जाएगी, जिस दिन क्वार्क्स पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, उस दिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का या किसी भी पार्टिकल का मिनिमम चार्ज E/3 कर देंगे। बट क्वार्क्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। जब तक क्वार्क्स का एग्जिस्टेंस नहीं बनेगा तब तक हम क्या कंसिडर करेंगे? E। ठीक है, आपको पता होना चाहिए था कि ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज E/3 होता है। 2E/3 उसका डबल क्या हो गया? 2E/3 हो गया। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स को हम क्वार्क्स बोलते हैं, आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी थी उसके एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, वो क्या है? Q = +-Ne। ये फॉर्मूला है। Q क्या है यहाँ पर मैं बता दूं, न्यूमेरिकल करोगे कंफ्यूज होगे। Q, व्हाट इज Q? Q इज चार्ज। N क्या है? इंटीजर है, या N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लियर है। तो आप मुझे न्यूमेरिकल जल्दी से करके बताएं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन के साथ बताएं। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻19 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉन फ्रॉम इट विल बी। किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना है? 5 × 10⁻19 कूलम। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए? विड्रॉ करेंगे तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए? तो आपको पता है फॉर्मूला लगाना है, Q = +-Ne। N निकालना है तो Q/E। ठीक है, तो Q क्या है? चार्ज, वो आपको दिया है देखो 5 × 10⁻19, और E की वैल्यू भी आपको पता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब -19 से -19 तो कैंसिल हो गया। अब 5/1.6 करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.1 लिख दिया। तो आपको आंसर क्या देना है? आपको पता है फ्रैक्शन में आ गया, पॉसिबल तो नहीं है। वैसे तो इम्पॉसिबल बात है कि ये चार्ज क्या आया या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 3 से थोड़े ज़्यादा। ठीक है, बट ये ऑप्शन में अगर मिल जाता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू इधर उधर थोड़ी सी एक्स्ट्रा देते हैं। तो आप मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बोला है 3.1, तो 3.1 पॉसिबल है क्या? चार्ज पॉसिबल होगा इंटीजर मल्टीपल में, मतलब इस बॉडी पे लगभग 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, चार्ज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, बट आप कह सकते हैं कि बॉडी पे से कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए? विड्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो चार्ज आएगा ना 5 × 10⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻19। 2 करोगे तो आएगा 3.2 × 10⁻19। 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो आएगा 4.8 × 10⁻19। ठीक है, उसी 4.8 को यहाँ पे 5 × 10⁻9 लिखा गया है, -19। ठीक है, तो 4.8 चार्ज होना चाहिए था, अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया 5। तो आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हुए? 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन और करके बताएं। देखो पहले ये कर लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन? जैसे वहां पे चार्ज दिया 5 × 10⁻19। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 1 कूलम चार्ज बॉडी पर है, तो उसमें से भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हम विड्रॉ करेंगे? वापस सेम टाइप का क्वेश्चन हुआ, तो इसमें आप n निकाल सकते हो इजीली। तो आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके n निकाल के बताएं मुझे n की वैल्यू क्या आएगी। पॉज करें। चार्ज 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पड़ेंगे बोला है आपको। ठीक है, तो पॉज करके निकालें। चार्ज की वैल्यू दे दी 1 कूलम, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो आएगा 6.25 × 10⁻19 नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। +19 सॉरी, -19 को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? +19। ठीक है, तो ये आंसर है इसका 0.625 × 10⁻19। ठीक है, अब इस पॉइंट को देखकर, डेसिमल को देख के कंफ्यूज ना होना, क्योंकि आगे क्या है? बहुत सारे जीरो हैं। इसको हम 6.25 × 10⁻18 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब डेसिमल तो हम हटा सकते हैं इजीली। आप इसको 625 × 10⁻16 भी लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। तो
तो नंबर आप कहोगे एन सर इंटीजर था, तो ये इंटीजर ही है एक्चुअली, 625 इंटू 10 टू पावर 16 है। जब 10 टू पावर आगे जीरो दे रखे हो तो डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो इसका खास इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं इस तरह का, कहना बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ, चार्ज क्या बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है, आपको यस या नो में आपको आंसर देना है और बताना भी है क्यों। पहला चार्ज दे दिया 0.32 इंटू 10⁻18 कूलम, क्या ये चार्ज बॉडी पर हो सकता है क्या? क्वांटाइजेशन आपने पढ़ लिया तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? 0.32 इंटू 10⁻18, दूसरा है 0.64 इंटू 10⁻20, 4.8 इंटू 10⁻21। इन तीनों के बारे में आपको बताना है चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। मैं फिर से कहूँगा वीडियो पॉज करके 2 मिनट के लिए आप ट्राई करें और फिर ऑन करके देखें। तो पहला चार्ज क्या दिया 0.32 इंटू 10⁻18, मुझे इसको इलेक्ट्रॉन के इंटीजर में सेट करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर में सेट हो गया तो ये पॉसिबल है, बॉडी के पास हो सकता है, और अगर सेट नहीं हुआ तो ये नॉट पॉसिबल हुआ, ठीक है। तो हम देखो सेट करते हैं 0.32 इंटू 10⁻18 है, 18 नहीं चाहिए मुझे, तो सबसे पहले 19 करना पड़ेगा, क्योंकि 19 होगा तो मैं उसको ई लिखूंगा, ठीक है। तो मैं देखो 19 मैं आपको पहला करके दिखाऊं, देखो ए 0.32 इंटू 10⁻18 है, ठीक है। तो इसको 10⁻19 करना है, तो आप बताओ इस डेसिमल का क्या करूं, डेसिमल का मैं क्या करूं, 3.32 है और -18 है, मुझे -19 करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.2 इंटू 10⁻19, ठीक है। 3.2 इंटू 10⁻19 लिख दिया मैंने, राइट। अब इस 3.2 को मैं क्या लिखूं, 3.2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये बताओ इस बॉडी, इसमें बताया जा रहा है कि बॉडी पर चार्ज ये हो सकता है क्या? तो आप बता सकते हो पॉसिबल है चार्ज ये वाला। इस चार्ज में आप बता सकते हो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे ई। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए बॉडी पर, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबल है चार्ज फर्स्ट वाला। ये जो चार्ज बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। -19 की जगह पॉइंट यहाँ हटा दिया, पॉइंट हटा के मैंने -19 किया और फिर देखा तो -19 1.6 इंटू 10⁻19 का डबल हुआ है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो ए दे रखा है, तो कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.32 इंटू 10⁻18 कूलम, आप लिखोगे यस पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसी तरह से दूसरा कर रहे हैं 0.64 इंटू 10⁻20। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है कि -20 हो गया, ठीक है। तो -20 हुआ तो मैं इसको कोशिश करता हूँ, देखो -19 करने की, तो ये आया मेरे पास चार्ज 0.64 इंटू 10⁻20 है। तो मैं इसको -19 कर दूँ और इंटू एक 0 10⁻1 वाला मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये 10 अपॉन में आ गया, और यहाँ से भी एक 10 हटाऊँ तो 0.64 था, इसको मैं 6.4 अपॉन 10 लिख देता हूँ, इंटू 10⁻19 इंटू 1/10, ठीक है। 20 था, 20 को मैंने -1 लिखा, -1 को मैंने अपॉन में लिख दिया। चलो यहाँ लिख ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। -20 को मैंने क्या किया, -19 इंटू -1, तो -1 तो यहाँ आ गया, और एक डेसिमल यहाँ से हटाया 6.4 करने के लिए, तो एक 10 और आ गया, ठीक है। 6.4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और नीचे आ जाएगा 100, क्लियर। तो क्या 1.6 इंटू 10⁻19 को ई लिख सकता हूँ, और ये आ गया 4/100। तो ध्यान से देखो तो 4/100 इंटू ई आ गया। अब 4/100 इंटू ई मतलब 0.04 ई, ये आया वहाँ पर। क्या चार्ज है ये चार्ज कब मिलेगा, जब बॉडी पर क्या होगा, बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 0.04। Q बराबर एन के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 0.04। तो 0.04 पॉसिबल है क्या, ये तो क्वांटाइजेशन फेल कर दिया इसने। तो ये चार्ज पॉसिबल है, तो आप लिखोगे इसका आंसर नो, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है। फर्स्ट यस पॉसिबल है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, दूसरा नॉट पॉसिबल है क्योंकि ये तो 1 इलेक्ट्रॉन से भी कम चला गया, 0.04 ई, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं फटाफट, देखो
4.8 इंटू 10⁻21, तो बताओ पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल? थर्ड वाला 4.8 को लिखेंगे 4 इंटू 1.6, ये तो मैं लिख लेता हूँ, चलो 4 इंटू 1.6, नहीं सॉरी 3 इंटू 1.6, ठीक है, तो 3 इंटू 1.6 तो लिख दिया मैंने। 4.8 तो ठीक है, बट यहाँ पे मुझे 19 करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कर दिया, तो -21 था, तो -2 कहाँ गया? -2 मैं अलग से लिख देता हूँ, तो ये हो गया 10⁻²। इसको ब्रेक करके मैंने ऐसे लिख दिया, और ब्रेक करके ऐसे लिखना मतलब मुझे ई को सेट करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा, लिख देते हैं चलो। और 10⁻² को यहाँ पे तो ये लिख दिया, 10⁻² को मैं अपॉन में ले गया, तो फिर देखो आप क्या आ गया है 3/100, तो इंटीजर तो नहीं है, 0.03 अगेन दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये भी होगा इसका आंसर नो, राइट। तो ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस की, बेसिक प्रॉपर्टीज थी चार्ज की जो डिस्कस कर ली है, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किए। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इसका ये वाला इस पॉइंट में डाउट है या इससे कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप वो ज़रूर बताएं, तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, टिल देन गुड बाय।